क्या ट्राइबल के लिए अलग धर्म कोड होना चाहिए? इतनी जल्दीबाजी में ये राजनीतिक उपकरण बन गया है और बनाने की आप कोशिश की मिनिस्टर जा हैं, रही मैं है। जानना चाह रहा हूँ, मान ली यहाँ तो सरना शब्द है, मान लीजिए दूसरे ट्राइबल भी ये डिमांड कर रहे हैं क्या? वर्तमान सरकार पे आरोप लग रहा है कि मिशनरी के दबाव में पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। आपने भी एक बात में जिक्र किया कि ट्राइबल वही है जो ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, जो अपनी रूढ़िवादी परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो क्या अब भारत इस वक्त इस दौर में आकर खड़ा है कि जो ट्रेडिशन को छोड़ चुका है वो ट्राइबल नहीं है? पॉलिटिकल स्टेटमेंट जब दूंगा या देता हूं या कहता हूं वो एक अलग दो पार्ट में, आप या तो एडमिनिस्ट्रेटिव चर्चा करवाइए या तो पॉलिटिकल चर्चा। न यह युवा झारखंड दौड़ पा रहा है, न सो पा रहा है। कौन सी ऐसी चूक हुई है, कौन सी ऐसी गलतियां हुई है जो झारखंड को आज भी इस पिछड़े राज्य के में शुमार किए हुए हैं? हम यहाँ के हमारे जो टैक्स पेयर हैं वो टैक्स देते हैं, और जो घुसपैठी आ रहे हैं यहाँ पर इलीगल रूप से, ना वो टैक्स देता है ना ही हमारा संविधान से बंधा हुआ है। तो ये जो नुकसान है ये बहुत बड़ा एक समस्या हमारे देश के। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देश की सीमा की रक्षा का अधिकार केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्यों देश की सीमा में घुसपैठिए घुस जा रहे हैं? SIR चालू हुआ तो बांग्लादेशी भागना चालू हो गया। SIR अभी बिहार में हुआ है। इलेक्शन कमीशन से जब डेटा मांगा जा रहा है तो उसमें तो उन्होंने कोई दर्जन भर भी नहीं बता पाए कि कहीं से घुसपैठिए आए, जबकि आपकी पार्टी के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मंची भाषणों से तो कहते हैं भाई चुन चुन करके हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। कालिदास का भारत को पढ़िएगा या कालिदास के हिस्टोरी को पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि पेड़ में चढ़ के कैसे डाली काटते हैं। पेशा कानून को लेकर के एक ऑब्वियस सवाल आप लोगों से है कि आप लोग इसको क्यों नहीं लागू करा पाए, ताकि जो आदिवासी अस्मिता या उनके अधिकारों की जो पूरी समग्र बातचीत है उसमें अभी भी ये इनकी डिमांड जो है यथावत है। आप लोगों से अपेक्षा थी, आप ही लोग कर रहे थे सारी चीजें, फिर क्यों नहीं कर पाए? जो बालू का मालिक गांव वाला है, जो बालू का मालिक पंचायत है, वो देहात में बोलते हैं पोरे रेमा बड़ी है, कामड़ा कामड़ी हो जाए। आप एड ऑन करते हैं कि हमारी सरकार नहीं रही, आप ही की सरकार थी सर, आप मुख्यमंत्री नहीं थे। आ गए रघुवर जी थे मुख्यमंत्री, फिर भी पैसा नहीं बना। आज तो हेमंत जी कह रहे हैं कि इतने सालों में ये लोग नहीं बनाए, लेकिन सर मैं वैसा नहीं करता हूं। लेकिन पॉलिटिक्स, मैं उस तरह की चर्चा, पॉलिटिक्स राह पहले दिखाता आप है, तय कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन काम अगर करता है। तब फिर आप बैठाइए ऑपोजिशन को भी और मैं उसके साथ चर्चा करूंगा। नहीं, मैं तैयार हूं, जिस किसी पॉलिटिशियन को बैठाइए और उनके साथ में चर्चा, मीडिया तो क्योंकि सर पॉलिटिकल शाश्वत विपक्ष टोटली नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप तमाम लोगों का स्वागत है जो हमें लाइव भी देख रहे हैं, उन दर्शकों का भी। दोनों शख्सियत ऐसे हैं जिन्होंने झारखंड को पहचान दी। झारखंड या कहे कि पूरे देश में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, चाहे वो मुंडा जी हो, मधु कोड़ा जी हो। मधु कोड़ा जी के नाम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उन्होंने बतौर निर्दलीय सबसे अधिक समय तक का मुख्यमंत्री रहे, और अर्जुन मुंडा जी को शुरू से ही विजनरी लीडर माना जाता है। ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, अब सीधे सवाल जवाब पर आ जाते हैं। सर, पहले आप दोनों का स्वागत है। आप दोनों से एक ही सवाल है। पहला मुंडा जी आपसे कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आप भूल नहीं रहे हैं, पर काम नहीं आ रहा आपका। क्या कोई खास वजह है कि उसको बार बार रटे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा एग्जाम में? देखिए, आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा के बारे में पूछा है, पर ये मुद्दा किसी दल का और किसी शासन तक ही सीमित नहीं है। एक आम नागरिक का मुद्दा है, जो आम नागरिक अपने देश के लिए सुरक्षा चाहते हैं, अपने देश में अवसर ढूंढते और अपने देश का भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो कई बार हम ऐसे मुद्दे पर सिर्फ औपचारिक ढंग से चर्चा करते हुए घुसपैठिए की बात करते हैं,
मैं समझता हूं कि ये मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारी समस्या है कि ऐसे समस्याओं का समाधान देश की सुरक्षा के लिए भी, आम आदमी के अवसर के लिए भी और भविष्य के भारत के लिए भी आवश्यक है कि इस पर हम संवेदनशील रहे और इसका ऐसा अस्थायी समाधान रखें, ऐसा समाधान ढूंढे जिससे इस तरह की चीज़ों से आम नागरिक को नुकसान नहीं हो, देश को नुकसान नहीं हो और भविष्य सुरक्षित हो। एक सवाल आता है कोड़ा जी मन में कि क्या घुसपैठिए से सबसे अधिक परेशानी ट्राइबल समाज को है या सारे वर्ग को उतनी ही समस्या है? इसमें पांडे जी हम कहना चाहेंगे, ये समस्या सभी जो भी जहाँ पर निवास करते हैं उन सभी लोगों के लिए है, चाहे वो आदिवासी वर्ग के हो, चाहे वो हमारे सामान्य वर्ग के हो। घुसपैठी वास्तव में आज का परिस्थिति में सबसे ये कि ज्वलंत एक समस्या है। ये देश के सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है और राज्य की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है और सामाजिक जो गांव में रहते हैं उसकी सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पीछे ये मानना है कि हम सभी लोग जो भी हम लोग इस भारत देश में रहते हैं तो उसकी अपनी अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। दूसरी बात है कि हम अपने संविधान से बंधे हुए हैं। हम यहाँ के हमारे जो टैक्स पेयर हैं वो टैक्स देते हैं और जो घुसपैठी आ रहे हैं यहाँ पर इलीगल रूप से, ना वो टैक्स देता है ना ही हमारा संविधान से बंधा हुआ है। तो ये जो नुकसान है ये बहुत बड़ा एक समस्या हमारे देश के प्रति ये होगा। इसलिए घुसपैठी कहीं पर वैसे तो हम कहते हैं कि विश्व हमें वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि हम पूरा छूट दे देंगे, चाहे हम पूरा सीमा को ओपन कर देंगे, खुला उसका दरवाजा खोल देंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी देश, संसार में बहुत सारे देश हैं, सभी लोगों का अपना भौगोलिक सीमा है। उस सीमा के अंदर में वहाँ के सरकार, वहाँ के समाज, वहाँ के रह रहे उसके प्रति अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सब इतना अपनी की नियम कानून संविधान से लोग बंधे हुए हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये घुसपैठी को रोकना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। एक सवाल इसमें ये उठता है जो विपक्ष का आरोप है, अब लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देश की सीमा की रक्षा का अधिकार केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्यों देश की सीमा में घुसपैठिए घुस जा रहे हैं? आप लोग देखे होंगे कहिए कि घुसपैठियों को केंद्र सरकार ने यहाँ से बांग्लादेशी वापस किया है, कई पाकिस्तानियों को यहाँ से बाहर किया है। ऐसे नहीं कि हमारे केंद्र की सरकार यहाँ पर इस विषय को या गंभीरता से नहीं ले रहा, ऐसी बात नहीं है। आप देखे होंगे SIR चालू हुआ तो बांग्लादेशी भागना चालू हो गया। तो ये इस प्रकार का जो विषय हम लोग के बीच में आ रहा है, केंद्र इसमें गंभीर है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें एक जो हिंदुस्तान या स्टेट और सेंट्रल, ये दोनों फेडरल सिस्टम होने के बावजूद भी एक दूसरे का देश की सुरक्षा के नाम पर स्टेट को भी एक साथ में आना पड़ेगा और इस कोई जिम्मेदारी को स्टेट नहीं नकार सकता है। हम केवल केंद्र के ऊपर में जवाबदेही केवल थोप करके अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। यहाँ पर आधार कार्ड उनका बन जा रहा है, राशन कार्ड यहाँ बन जा रहा है, आवासीय प्रमाण पत्र उनकी बन जा रहा है। तो ये तो राज्य सरकार करती है। क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग ये नहीं है कि राज्य के ऊपर में दोषारोप करने के लिए यहाँ पर आज हम लोग उपस्थित हैं। इसका सॉल्यूशन देश का हित में, देश की सुरक्षा में हम सभी लोगों को ये सोचना चाहिए, चाहे राजनीतिक पार्टी के हो, चाहे सामाजिक के लोग हो, चाहे कोई भी हो, इस देश का नागरिक है तो इसको सोचना जरूरी है। सर एक सवाल है मेरा कि देखिए मैं इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि जैसे ये आरोप प्रत्यारोप के दृष्टि से राजनीति की जा सकती है, समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है ना। तो यदि सीमावर्ती राज्य है
और सीमावर्ती राज्य में राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार की सबसे अधिक जिम्मेदारी ये होती है, क्योंकि घुसपैठ कहाँ होता है, उस राज्य में होता है। तो उस राज्य में वो कहाँ रहते हैं, राज्य के किसी क्षेत्र में रहते हैं, और उस क्षेत्र में अगर रहते हैं तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर में, हमारी जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, उस गणतांत्रिक व्यवस्था में जो इम्पोर्टेंट विषय ये आता है कि जो स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है कि केंद्र है, राज्य है, जिला है, पंचायत है। तो कोई भी व्यक्ति यदि घुसपैठ करता है, किसी न किसी पंचायत क्षेत्र में करता है, किसी न किसी जिला में करता है, सीधे राज्य में कर रहा है ऐसा भी नहीं है, वो सीमावर्ती क्षेत्र के किसी स्थान से घुसने का। तो यदि वो स्ट्रक्चर सही ढंग से काम कर रहा है तो कोई भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राज्य सरकार उस सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करके रखती है, यानी जो स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधित्व व्यवस्था है वो अगर सक्रिय भूमिका में नहीं होगा तो उसकी जानकारी ही नहीं होगी। और यही कारण है कि ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठी बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं। सर, मेरा एक आपसे सवाल है, जो कि आपने फेडरल स्ट्रक्चर की भी बातचीत कर दी और एसआईआर का तो एक ऑब्वियस जिक्र इस चीज़ को लेकर के हो ही रहा है। एसआईआर अभी बिहार में हुआ है, इलेक्शन कमीशन से जब डेटा मांगा जा रहा है तो उसमें तो उन्होंने कोई दर्जन भर भी नहीं बता पाए कि कहीं से घुसपैठ किया है, जबकि आपकी पार्टी के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मंची भाषणों से तो कहते हैं भाई चुन चुन करके हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। अभी एसआईआर हुआ है बिहार में, अब पूरे देश भर में होगा। हमने उसको बहुत नज़दीक से देखा, चूँकि मैं फॉलोअप बिहार को वहाँ देखता संचालित करता हूँ, तो मगर कोई एक दर्जन भर भी ईसीआई ने तो कोई डेटा दिया नहीं कि घुसपैठिया मिला उन्हें। फिर आप लोग इसको मंचीय भाषणों से, वो भी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करती है कि अगर एसआईआर होगा तो सिर्फ मुसलमान ही भाग रहे हैं सिर्फ। नहीं, ऐसा नहीं है। एसआईआर में जो चुनाव के दृष्टि से कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य है और उसके मापदंड है, उस मापदंड के आधार पर जिनका नाम है वो, या जिसके विरुद्ध में कोई आरोप लगा रहा है, वो उसकी जांच करते हुए उस व्यक्ति के बारे में, उसमें ऐसा नहीं है कि सीधे तौर से बांग्लादेशी घुसपैठी की पहचान की जा रही है। ऐसे घुसपैठी या ऐसे जो जहां व्यक्ति हो या परिवार हो जो वहां है पर वहां के नहीं है, यदि ऐसे लोगों की जानकारी मिलती है उस पर जांच होती है। तो चुनाव आयोग को नागरिकता जांच करने का नहीं है, चुनाव आयोग को पुनरीक्षण करने का कार्य है। तो उसमें बहुत सारे इस तरह के प्रकरण आते हैं, लेकिन उसकी एक अलग विधि है किसी के नागरिकता के बारे में कि वो है या नहीं है, उसके और भी प्रक्रिया है। प्रथम दृष्टया में एसआईआर के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो जहाँ के मतदाता है वहाँ मतदान करे, और दूसरा उसकी अच्छे तरीके से पहचान हो। एसआईआर में जो मृतक व्यक्ति है उसका नाम हट जाए, कई बार कहीं 2 स्थानों पर नाम है वो हट जाए। ऐसे कई तरह की चीजें हैं, सिर्फ ये नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठी के मामले में एसआईआर किया जा रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये एसआईआर जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठी के लिए किया जा रहा है। एक सवाल आता ये है, सभी के लिए है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दृष्टि से मापदंड तय किया गया। अब कई बार पहले, अब
चूंकि ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अब पूरे चीज़ों को डेटा सिस्टम में लाया जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि आधार आज कितना बड़ा टूल है, इसकी आधार को कल्पना तो आप आप कर इस सकते तरीके हैं। से पहचान के तौर तो पर मान भी नहीं रहे। आधार में भी गड़बड़ियों की शिकायत मिली, पर आधार होना चाहिए। आपको वो पुराना रिकॉर्ड आप देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन में जब आधार की चर्चा हो रही थी विज्ञान भवन में, तो देश के बहुत सारे लोगों ने उसका प्रतिवाद किया था। एकमात्र झारखंड और मैं था जिसका सपोर्ट किया था। उस समय के पदाधिकारियों से आप जानकारी लीजिए, और हमने कहा था कि ये होना चाहिए। वो हुआ तो देश के लिए कितना बड़ा लाभ आज सिद्ध हो रहा है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि डेटा मैनेजमेंट के साथ अब गवर्नेंस शुरू हो रही है। लेकिन एक सवाल उठता है, मान लीजिए राजनीतिक दलों को या नेताओं को या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे लोगों को ये समस्या लग रही है, आम आदमी जो यहाँ सामने है उसको क्यों नहीं लगता कि घुसपैठिया कोई समस्या है? अगर उनको समस्या लगता तो वो आपके साथ चुनाव में खड़े होते। देखिए ऐसा नहीं है, लोग खड़े भी हैं, ऐसा नहीं कि खड़े नहीं हैं, लोग खड़े। एक राज्य के माध्यम से आप किसी पूरे देश का उदाहरण नहीं दे सकते हैं। लोग खड़े हैं, लोग कर रहे हैं, और इन सारे चीज़ों में संवेदनशील है। मैं चूँकि भारत सरकार में मंत्रालय ट्राइबल अफेयर्स, क्योंकि देश के जो 6000 गांव हैं उसमें से अधिकतर गांव सीमावर्ती क्षेत्रों में वो ट्राइबल विलेज है। अधिकतर पूरे देश के जो 6000 गांव है उसमें जो हाई अल्टीट्यूड में है वो वैसा कम से कम लगभग 600 गांव है। तो उन सारे गांव में जाने का मौका, पूरे गांव में तो जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन कई गांव में जाने का मौका मिला। तो वहां जाकर के आप देखिए, मेन लैंड में देख करके आपको अंदाजा नहीं लगेगा। कभी आप वैसे जगहों में जाइए और वहां बात करिए, तब आपको पता चलेगा कि देश में सेना के साथ, सेना के रूप में कैसे वहां लोग खड़े रहते हैं। बिल्कुल सर, मगर आप तो इस राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से 5 साल का शासनकाल भी यहाँ पूरा किया। आप आज आदिवासी अस्मिता अस्तित्व की बातें कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक आपके शासन, आप मेन लैंड की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेशा कानून को लेकर के एक ऑब्वियस सवाल आप लोगों से है कि आप लोग इसको क्यों नहीं लागू करा पाए, ताकि जो आदिवासी अस्मिता या उनके अधिकारों की जो पूरी समग्र बातचीत है उसमें अभी भी ये इनकी डिमांड जो है यथावत है। आप लोगों से अपेक्षा थी, आप ही लोग कर रहे थे सारी चीज़ें, फिर क्यों नहीं कर पाए? देखिए आपको ध्यान में होगा कि परिस्थितियां बदल गई, दोबारा पुनः मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व मिला, तो हमने सबसे पहले इस राज्य में पंचायत चुनाव कराया। और पंचायत चुनाव के पीछे उद्देश्य यही था क्योंकि पिछले 30 वर्षों से पंचायत चुनाव नहीं हुए थे, और उसमें 2 भाग थे, सब प्लान एरिया, ऑफ साइट प्लान एरिया, जिसको हम टीएसपी और ओएसपी के रूप में देखते हैं। जो टीएसपी एरिया है वो पेशा रूल से सीधे गवर्न होता है। बाकी जहाँ ट्राइबल के आबादी अधिक है वहाँ पर भी पेशा का रूल एप्लीकेबल है, लेकिन चूँकि सब प्लान एरिया है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड एरिया कहते हैं, शेड्यूल्ड एरिया में अनिवार्य रूप से उस कानून के आधार पर, और उस समय आपको ध्यान में होगा, बाकी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, और उस फैसले में इस बात को कहा कि जब लोगों ने यह दलीलें दी कि यहाँ पर उसकी आबादी नहीं है, इसको एकल पद को रिजर्व क्यों किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह कहा कि वहाँ पर लोग थे, ट्राइबल थे, ट्राइबल आज नहीं है, तो सिस्टम दोषी है कि वहाँ से वो कैसे विस्थापित हो गए, कैसे वहाँ से गुम हो गए, रिकॉर्ड उसका कहाँ है। क्योंकि जिस जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें अधिकार दिया इस बात के लिए कि वो अनुसूचित क्षेत्र होगा,
तो वहाँ की आबादी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित हुआ था, उसको विलुप्त करने के लिए नहीं हुआ था। तो ये जो लंबे कालखंड में वो विलुप्त हो गया है और आज आप कह रहे हैं, तो एक दिन आप इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद कहिएगा कि सारे को डी रिजर्व कर दीजिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताए कि वहाँ का जो टेनेंसी था, वहाँ का जो खतियानी था, वो कहाँ गया। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो अगर 1 परिवार 2 परिवार 10 परिवार रहे तो वहाँ पर उस पेशा एक्ट के आधार पर चुनाव होगा, और वहाँ हुआ। अब उसके बाद चुनाव के बाद, क्योंकि 30 वर्षों के बाद चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद में पेशा का रूल, पेशा नहीं है ऐसा नहीं है, पेशा तो भारत सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि यदि आप इतने दिनों के अंदर इसे लागू नहीं करेंगे तो स्वतः लागू माना जाएगा। तो पंचायत चुनाव, स्वतः पंचायत चुनाव के बाद पेशा एक्ट लागू हो गया। अब उसको हाउ टू गवर्न, पेशा का रूल का मतलब है कि डिसेंट्रलाइज, और जिस उद्देश्य के साथ पेशा का कानून यहाँ लागू हुआ है, रूल में उसको इलोबरेट करिए कि उसके कस्टमरी सिस्टम, उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करते हुए गवर्नेंस यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड ट्रेडिशनल सिस्टम को कैसे अलाइनमेंट किया जाए, तो वो राज्य सरकार को अभी करना है। उन दिनों में उसके बाद हमारी सरकार नहीं रही तो वो काम उस समय अधूरा रह गया, क्योंकि उस समय रूल भी बनाना जरूरी है, क्योंकि रूल में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके कि पंचायत में जैसे माइनर मिनरल है, उसके राइट टोटल पंचायत को और ग्राम सभा को है, ट्रेडिशनल हेडमैन के साथ अलायंस करते हुए। आपने ये विषय ढूंढा, लेकिन ये इसी विषय पर चर्चा दिन भर की जा सकती है, यह ऐसा विषय है। तो अब विषय यह है कि रूल को कस्टमरी सिस्टम के साथ अलायंस करते हुए कैसे बनाए। क्यों आप कहेंगे ऐसा क्यों? कस्टमरी सिस्टम से ही गवर्न होने के वजह से उसके ट्राइबल कैरेक्टर है, तो उस ट्राइबल कैरेक्टर बाय कास्ट नहीं है, ट्राइबल कैरेक्टर कोई कास्ट नहीं है, ये कैरेक्टर है बाय नेचर, है ना। ये कैरेक्टर जो रूढ़िवादी परंपरा जिसको हम बोलते हैं कि वो अपने समाज के इंडोगेमस सिस्टम को बनाए रखता है, इसलिए वो उसका कैरेक्टर के आधार पर बनाया जाना चाहिए। अब इस सरकार को कई बार कई तरह से प्रत्येक संगठन, गैर राजनीतिक राजनीतिक दल कह रहे हैं, पर इसको बनाने में विलम्ब हो रहा है। अब विलम्ब का क्या कारण है, यह तो सरकार बता सकती है, क्योंकि अब बातों को सामने लाया जा सकता है पर करना तो सरकार को होता है। तो सरकार इसको ध्यान रखे, जल्दी लागू करे। तो आज जैसे बहुत सारी चर्चा हो रही है, और जिस तरीके से मैंने एक अभी सरायकेला जिला में घटना घटी, एक कैंडिडेट था, चुनाव भी लड़ा था, उसको इसकी इतनी बेतहाशा पिटाई हुई बालू के मामले में। अब क्या मिली भगत है क्या नहीं है मैं नहीं कह सकता हूं, पर जो बालू का मालिक गांव वाला है, जो बालू का मालिक पंचायत है, वो देहात में बोलते हैं पोरे रेमा बड़ी है कामड़ा कामड़ी हो जाए, है ना। तो ये हालत है। तो ये सिस्टम डेवलप हो। आपने जैसे कहा ना अभी कि घुसपैठी का मामला, घुसपैठी का मामला जिस पंचायत के सीमा में है वही बता देगा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं। आप कारगिल के लड़ाई में, जो कारगिल में जो घुसपैठी हुआ, कौन इन्फॉर्मेशन दिया? वहाँ के स्थानीय गद्दी और बकरवाल, क्योंकि वहाँ की सिस्टम काम कर रही है। वहाँ पे गद्दी बकरवाल का अपना सोसाइटी, अपना पंचायत है, दे आर ट्राइबल। उन लोगों ने तुरंत इन्फॉर्मेशन दिया कि यहाँ पर गतिविधियाँ इस तरह की चले। तो ये सिस्टम जो है, इसको कैसे हम सिस्टमाइज करें, ये गवर्नेंस का असली मुद्दा है। 2-3 सवाल आपके
बयान में झलका। एक आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मेरे समय में बनाया गया JPRA1 इज इक्विवेलेंट टू पेशा, मतलब हमने उसको पेशा के अधीन ही बनाया। ये ठीक है, लेकिन उसके बाद आप ऐड ऑन करते हैं कि हमारी सरकार नहीं रही। आप ही की सरकार थी सर, आप मुख्यमंत्री नहीं थे। आ गए रघुवर जी थे मुख्यमंत्री, फिर भी पैसा नहीं बना। आज तो हेमंत जी कह रहे हैं कि इतने सालों में ये लोग नहीं बनाए। नहीं देखिए, किसकी सरकार थी नहीं सरकार थी उसके बारे में मैं इस समय नहीं कहूँगा, क्योंकि आलोचना तो बहुत सारी की जा सकती है, लेकिन जो अभी है उसको तो करना है। ठीक है, एक अब दूसरा, उसने नहीं किया, अब इस विषय पर पीछे देखें या आगे देखें, आप ये बताइए। ठीक है, दूसरा आपने कहा कि आपके नजरिया जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना। जो नहीं हुआ इसके बारे में विलाप करने से ज्यादा एक कदम आगे बढ़ा करके ये देखिए कि क्या हो सकता है, ठीक कैसे है। हो सकता है। आपने दूसरा कहा कि पॉपुलेशन ये डिसाइड नहीं करता कि शेड्यूल एरिया कौन होगा। ट्राइबल पॉपुलेशन डिसाइड नहीं करेगा कि सिर्फ शेड्यूल एरिया कौन होगा। शेड्यूल एरिया ऑलरेडी नोटिफाइड है, पॉपुलेशन आगे पीछे भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या भविष्य में अगर परिसीमन होगा तो उस समय भी आपके इस बात को ख्याल रखने की जरूरत है? देखिए, यह तो नेशनल लेवल में पूरे देश के लिए लागू होता है, किसी एक राज्य के लिए लागू नहीं होता, और उसके मापदंड बने हुए, उस मापदंड के आधार पर होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस बॉडी होती है ये, और उसके पैरामीटर तय किए गए हैं उसमें, और वो अप्रूव्ड है पार्लियामेंट से, तो उसके आधार पर होगा। स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें होती है शेड्यूल्ड एरिया के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप निश्चित रूप से कहूँगा कुछ चीज़ें यहाँ पर असंवैधानिक हुई है, और उसके लिए जो किया वो भी दोषी है, और जो उस पर आगे कर रहा है वो भी दोषी है। जैसे शेड्यूल्ड एरिया को चेंज करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। अब पंचायत एरिया से नगर निगम बना दीजिएगा, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पंचायत एरिया से अगर आपने नगर निगम बना दिया तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि दोनों ही गवर्नेंस की दृष्टि से काफी अंतर है। तो जो किया वो तो गलत हुआ ही, बाकी जो कर रहा है वो भी गलत हो रहा है। ठीक है, एक सवाल वर्तमान सरकार पे आरोप लग रहा है कि मिशनरी के दबाव में पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। आपने भी एक बात में जिक्र किया कि ट्राइबल वही है जो ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, जो अपनी रूढ़िवादी परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो क्या अब भारत इस वक्त इस दौर में आकर खड़ा है कि जो ट्रेडिशन को छोड़ चुका है वो ट्राइबल नहीं है, ऐसा कानून आ जाए जैसे शेड्यूल कास्ट पे है? देखिए, इस विषय पर मैं इस समय चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि रिलीजन के विषय पर, कंट्री रिलीजन पर गवर्नेंस नहीं होता। रिलीजन्स फेथ मानने का एक अलग, जिसको कहा जाए मापदंड है। देश सिस्टम पर, संविधान पर व्यवस्था बनाती है और उसके आधार पर चलता है। अब उसके आधार पर क्या है क्या नहीं है, ये एलोबरेशन करते हुए सिस्टम को सुनिश्चित करना है। सर अभी इस समय देखिए, मैं जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट जब दूंगा या देता हूं या कहता हूं, वो एक अलग दो पार्ट में, आप या तो एडमिनिस्ट्रेटिव चर्चा करवाइए या तो पॉलिटिकल चर्चा करवाइए, दोनों अलग अलग चीजें। दोनों चीजें तो क्योंकि दोनों को अगर एक साथ करिएगा इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन सर, मैं वैसा नहीं करता हूं। लेकिन पॉलिटिक्स, मैं उस तरह की चर्चा, पॉलिटिक्स राह पहले दिखाता आप है, तय कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन काम अगर करता है। तब फिर आप बैठाइए ऑपोजिशन को भी और मैं उसके साथ चर्चा करूंगा। नहीं, मैं तैयार हूं, जिस किसी पॉलिटिशियन को बैठाइए और उनके साथ में चर्चा, मीडिया तो क्योंकि सर शाश्वत पॉलिटिकल विपक्ष नहीं टोटली है। होना चाहिए। फिर हम लोग को तो आधा विपक्षी अधूरा माना जाता करने है। से क्या है, कंफ्यूजन होगा, क्योंकि फिर अलग अलग बातें आएगी। तो जनता दोनों बातों को देखे, आमने सामने बात हो जाए तो फिर सही बात आएगी।
पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा। आपका व्यू? एक सवाल है मुंडा जी, आप इस राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने और 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे। आज युवा झारखंड, 25 वर्ष का युवा झारखंड, लेकिन ये हम लोग जो देखते हैं, महसूस करते हैं, जो युवा तो है लेकिन यह अपना कैरियर अभी तक तय नहीं कर पाया है जो हमको क्या करना है। न यह युवा झारखंड दौड़ पा रहा है, न सो पा रहा है। कौन सी ऐसी चूक हुई है, कौन सी ऐसी गलतियां हुई है जो झारखंड को आज भी इस पिछड़े राज्य के में शुमार किए हुए है? देखिए, ऐसा है कि 25 साल इस राज्य ने पूरा किया है। वास्तविक रूप से एक लंबे कालखंड का अनुभव भी है, सबक भी है, अवसर भी है और संभावनाएं भी। इसको दो तरह से आप देख सकते हैं। एक तरीके से यह देख सकते हैं कि पिछले 25 साल का कालखंड हमने पूरा किया और इसमें कई तरह के अनुभव राज्य के सभी नागरिकों के साथ में है, सत्ता में, शासन में काम करने वाले, पॉलिटिकल हो या सोशल हो, सबके साथ में है। तो इसकी आलोचना 25 साल का पोस्टमार्टम बहुत कर सकते हैं और कुछ चीज़ों में अनुभव की दृष्टि से करना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हमारा प्रायोरिटी तय करते समय उस अनुभव का लाभ कैसे मिलेगा। इनिशियली जो काम शुरू हुआ, उस काम को रिदमिक ट्यून नहीं मिल पाया, क्योंकि डेवलपमेंट हर किसी के लिए एक है। हर किसी को डेवलपमेंट चाहिए, हर किसी को क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हर किसी का भविष्य अच्छा होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ों के बारे में जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर किसी के भी सरकार आए उसमें बदलना नहीं चाहिए। उसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि वो अपना गति, मैं कई बार इसको उदाहरण देता हूं कि नदी का जिसे कहा जाए लहर बदल सकता है पर नदी थोड़ी बदलेगा, नदी अपने प्रवाह में चलता रहेगा। तो लहर यानी थोड़ी बहुत उथल पुथल चलते रहेगी। लेकिन इस राज्य में कुछ चीजें इस तरीके से जाने अनजाने हुई जो इस बात के ये जो बुनियादी शर्त है, फंडामेंटल चीजें, उसको ध्यान में नहीं रखा गया। ये बात सही है, पर मैं ये कहूंगा कि अब इसे अनुभव के रूप में लीजिए और अनुभव के रूप में लेते हुए आगे का रास्ता को सही बनाने के लिए एक कॉमन ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहां राज्य प्रायोरिटी हो, सत्ता प्रायोरिटी नहीं हो। सत्ता एन कैन प्रकरण की दृष्टि से देखा जाने वाला है, पर जो व्यवस्था है वो आम नागरिकों को ध्यान में रख करके सोचने वाला विषय। लेकिन तो आप उसमें कैसे सफल होंगे, उसको कैसे देख पाएंगे, ये विजन, ये नजरिया और इसमें इनपुट्स को रचनात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। नहीं, इसमें ये जैसे कहने में अच्छा लगता है जो सत्ता प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में तो सत्ता ही प्रायोरिटी होती है राजनीतिक दलों की। और दूसरा जो आपसे ये मतलब स्पेसिफिक जो गलतियां जो आप बता रहे हैं जो कुछ हुई है, वो अगर आप स्पेसिफिक बताते, जो दो तीन महत्वपूर्ण गलती हुई 25 सालों में, और आगे सरकार को, जो भी सरकार है, उसको क्या प्रायोरिटी लेना चाहिए, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करते। देखिए, कमियां गिनाना बहुत आसान है, मैं बहुत सारे कमियां गिना सकता हूं,
पर वो कमियां गिना करके मुझे कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है, या राज्य को कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है। उसको इसलिए मैंने इंगित भाव से कहा है कि उसे अनुभव के रूप में लीजिए कि जहाँ जहाँ आपका, अब देखिए झारखंड की आबादी ऑस्ट्रेलिया के आबादी की तरह है, मिनरल्स के दृष्टि से भी उसी तरीके से है, लैंड की दृष्टि से छोटा है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, एक कंट्री है, ये एक प्रांत है। अब उस समय में मैंने आपको इसीलिए कहा ना कि आधार के डेटा के बारे में मैंने क्यों उस समय बहुत ज़्यादा जोर दिया, और आधार के जो पदाधिकारी वो झारखंड से ही चुने गए थे, और वो हमारे एक एप्लीकेशन को ध्यान में रख करके उनका प्रेजेंटेशन हुआ। जो पदाधिकारी थे उनसे कभी पूछिएगा तो वो खुद ही बताएंगे आपको कि झारखंड का कितना बड़ा उसमें योगदान। तो अब वो जो 3 करोड़ आबादी है, 30 मिलियन पॉपुलेशन जिसको कहा जाता है, कि उसको हम डेटा के साथ कैसे प्रायोरिटी तय करें कि उस आबादी को माइक्रो लेवल में कैसे प्लान किया जाए, हमारे रिसोर्सेस के साथ, हमारे अपॉर्चुनिटी के साथ। हमारे रिसोर्सेस उसको कैसे ऐड ऑन करेगा, और हमारी वास्तविक स्थिति में कहाँ पर किस तरीके से हमें, अब जैसे एक किसान को किस रूप में डेवलप करना है और किस रूप में उसको सपोर्ट करना है, वो प्रायोरिटी एक है। तो मिनरल एरिया में डिस्प्लेस होने के वाले लोगों के बारे में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में, वैल्यू एडिशन के बारे में कैसे सोचना है, इन सारे चीज़ों का एक पूरे 3 करोड़ आबादी को ध्यान में रख करके हमें कार्य योजना बनाना है। और उसी दृष्टि से एक तो तत्कालिक और एक होता है दीर्घकालिक। तो शॉर्ट टर्म में हम सिर्फ ना देखें चीज़ों को, ये बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में हम इसको कैसे देख सकते हैं, उसका प्लान। तो अब अभी हमें भूख लगी है, भोजन करना, इतना सोचना तो एक स्वाभाविक है मनुष्य के नाते या जीव के नाते। लेकिन जब आप सामाजिक प्राणी कहते हैं तो परिवार के भविष्य के बारे में आप सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा। तो राज्य में आपको राज्य के भविष्य के बारे में सोचना है, तो आपके मेन पावर का प्लानिंग कैसे होगा, आपके जो मेन पावर है, जो लोग हैं, उसका प्लानिंग कैसे होगा और किस तरीके से उसको हम एसेट्स में कन्वर्ट करेंगे। एसेट्स में कन्वर्ट करने का जो प्लान था, उस प्लान को लोगों ने जाने अनजाने समझ नहीं पाए, कर नहीं पाए, या जो भी मामला हो, या जिसकी भेंट चढ़ी, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इस बात को ध्यान में यदि रखते तो हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, पर हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अधिक होता। लोगों को एक राज्य बनने की खुशी और अपने परिवार की खुशी, ये दोनों को आकलन करते हुए हर किसी को आप मापदंड के कसौटी पर नाप सकते। बहुत अच्छा कहा इन्होंने। कोड़ा जी, आपसे सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए, अगर कोयला का ही देखें, ज़बरदस्त कोयला का क्वालिटी है ऑस्ट्रेलिया में भी, हमारे झारखंड में भी। यहाँ माइनिंग अभिशाप हो गया है। जैसे अभी पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रहा है कि आप ही का क्षेत्र पृथ्वी पहली बार जीव अगर कहीं आया तो सारंडा से आया, लेकिन अब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जानवरों की चिंता है सरकार को या कोर्ट को, वहाँ के रह रहे लोगों की चिंता नहीं है। तो सारंडा में जो कुछ चल रहा है, मधु कोड़ा बतौर मुख्यमंत्री भी देखे, मधु कोड़ा वहाँ के स्थानीय होने के नाते भी देखे, और ये जब अदालत का फैसला आ गया कि सेंचुरी इसको घोषित कीजिए, तो इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं मधु कोड़ा, और ये भविष्य के लिए क्या वाकई में सबक है या एक समस्या है? जहाँ तक कि
अब संध्या के परिप्रेक्ष्य में ही आप इस बात को यहाँ पर लाए हैं। मैं इसमें करना चाहूँगा, चूँकि सरंडा क्षेत्र से ही मैं आता हूँ, मेरा पैदाशी वहीं पर है, सरंडा क्षेत्र में ही है। और सरंडा जो क्षेत्र है, जो विराट जंगल है, उसकी महत्व को हम समझ सकते हैं। इसको केवल मैं अपने व्यक्तिगत ही नहीं कह रहा हूँ, पर्यावरण आज के दिन में सभी को बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि वहाँ पर जो रह रहे हैं, खासकर अभी देखिए कि 95% वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी लोग हैं, वहाँ जनजातीय लोग निवास करते हैं। और ये जो भी सरंडा का अभी से वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के संबंध में जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी डायरेक्शन आया, आदेश आया हुआ है, इस संबंध में आज उसको घोषित करने के लिए इस बात को अभी सामने में हम लोग को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि पर्यावरण भी जरूरी है, लेकिन वहाँ जो रह रहे हैं आदिवासी, जी लोग को बड़ी मुश्किल से जी खा रहे हैं वहाँ पर, इसके संबंध में चूँकि सरंडा का जो भी नोटिफिकेशन करना है, सेंचुरी नोटिफिकेशन करना है, ये राज्य का भी जिम्मेदारी है, उन्हीं को ये देख करना है। केंद्र सरकार एक डायरेक्शन दे सकती है, गाइडलाइन दे सकती है, लेकिन नोटिफिकेशन तो राज्य सरकार को करना है। ये मामला चूँकि पहले से जब चला आ रहा है, तो इस चीज़ को एक एक्सपर्ट कमेटी से इसको निश्चित रूप से उस इलाका में भेज करके उसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, उसकी क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका जो एक एनालिसिस जो होना चाहिए था, राज्य सरकार को करना चाहिए था। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जंगल बचना जरूरी है, जंगल बचेगा तो इंसान बच जाएंगे। वहां के लोग कह रहे नहीं, इंसानों की चिंता कीजिए, जानवर खुद बच जाएंगे। पांडे जी, हम ये आपको बता देना चाहते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनकी तो संस्कार, संस्कृति, परंपरा में ही है जंगल बचाना। वो आज भी जंगल को अपना भगवान मानता है, जंगल के उस पर उसकी सारा चीज दारोमदार उसी जंगल से है। आप देखिएगा तो वो लोग अपने गांव में ही वन समिति बना करके लोग उसको सुरक्षा के लिए आज भी उस परंपरा को लोग निभाते रहे हैं। तो इसलिए उसको हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि अब केवल ठीक है पर्यावरण को हम लोग बचाना चाहते हैं, आज जरूरी है। पूरा वर्ल्ड अभी इस पर्यावरण को, इसको बैलेंसिंग करने के लिए लोग चिंतित हैं। तो इस पर कहीं भी इस पर मत अंतर नहीं है कि हम पर्यावरण को दरकिनार करें। इसका ये होना चाहिए था कि हम वहाँ के जो पर्यावरण को संतुलन बनाते हुए वहाँ के जनजातीय लोग जो वहाँ निवास करते हैं, उन लोगों को भी कैसे हम एक बचा सकें, उसकी सारी जो भी है, जो सुरक्षा रक्षा में जो भी हम उसको उपाय कर सकते हैं, इस पर विचार निश्चित रूप से सभी लोगों को करना चाहिए। अदरवाइज अब किसी को भी ये पर्यावरण के नाम पर किसी को हम पूरा जड़ समेत ही अगर नास्तानाबूद कर दें, तो ये भी हम समझते हैं कहीं पर भी ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। सामाजिक संतुलन को भी देखने बहुत जरूरी है। मुंडा जी, जिस तरीके से बात आ रही है कि छत्तीसगढ़ में या जहां भी नक्सली कैंपेन चल रहा है, एक आरोप लग रहा है कि वो जमीन चाहिए सरकार को, इस वजह से पूरे भारत के लोग कह रहे हैं कि अगर सरंडा में एक पूरी कम्युनिटी को कहीं बसा दिया जाए और वहां जो धरती के गोद में है वो देश के लिए जरूरी है, तो उसका खनन होना चाहिए। आपकी राय क्या है, बीइंग ए ट्राइबल? देखिए, मेरी राय यदि आप कहेंगे तो थोड़ा सा अंतर होगा। मनुष्य का जीवन इकोलॉजिकल होना चाहिए, ये पहली शर्त है। इकोलॉजिकल अगर नहीं होगा तो मनुष्य का जो सामाजिक प्राणी है, उस सामाजिक प्राणी का जो चरित्र है वही नहीं होगा। क्यों? कि कालिदास का भारत को पढ़िएगा या कालिदास के हिस्टोरी को पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि पेड़ में चढ़ के कैसे डाली काटते हैं। सामाजिक प्राणी और खास करके बुद्धिजीवी वर्ग आज चर्चा तो बहुत जोर से कर रहा है कि पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए,
पर्यावरण का देखभाल होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए, पर पर्यावरण का चरित्र कैसे होना चाहिए इस पर चर्चा नहीं करते। तो जनजातीय समाज आदिकाल से सहचर भूमिका में अपना जीवन यापन करता है। सहचर जीवन, इकोलॉजिकल जीवन जिसको कहते हैं, कि वो पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु सबके साथ मिलकर के रहता है। अब जब पहला एक्ट बना फॉरेस्ट का 1928-29 में, तो अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन के समय में फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर होने के मामले में, क्योंकि जब डॉक्यूमेंटेशन उस तरीके से नहीं था, शासन उस तरीके से नहीं था, तो वो जंगल का मालिक जंगल में रहने वाले लोग होते थे। तो 1928-29 में फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट बना, और फॉरेस्ट एक्ट बनने के बाद में जो उस समय सर्वे डेटा अंग्रेज ने पब्लिश किया, वो जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधा जड़ी बूटी सबका उस फॉरेस्ट एक्ट में चर्चा किया। फिर लेकिन उन गांव में जंगलों में रहने वाले जो आदिकाल से ट्राइबल रहते, उसकी कोई चर्चा उसमें नहीं है। और वो कानून बनने के बाद में अंग्रेजों ने उस समय में जंगल वर्किंग प्लान, जंगल कटाई कूप सिस्टम लागू किया। और अधिकतर आप देखेंगे, अगर रांची का भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे 100 मील पुराना दिखेगा। क्यों? वो जंगल चीरने के लिए वो खोले गए थे। जंगल का कूप होगा, कूप में पेड़ कटाई होगी और वो जंगल का लकड़ी चीरेंगे। तो ये कूप कटाई का काम 1976 तक चलता था। देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद लंबे कालखंड वही कूप सिस्टम, वर्किंग प्लान पर काम नहीं हुआ, वृक्षारोपण पर काम नहीं हुआ। तो 76 के बाद देश में चर्चा हुई कि भाई ऐसे तो पूरा देश का जंगल और पर्यावरण खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए एक डिसीजन दिया, और 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनने के बाद कूप बंद हो गई एक तरफ, लेकिन पहाड़ गिरा उन आदिवासियों के ऊपर में कि जंगल से इन लोगों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि जंगल बचाना है, फॉरेस्ट में जीव जंतु बचाना है, जानवर बचाना है। तो ये सारी चीजें उस समय शुरू हो गई। तब जंगल का आंदोलन खड़ा हुआ। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग, मैं उस समय बहुत छोटा था और उस बाल्यकाल से ही उस जंगल आंदोलन के साथ जुड़ा, और जंगल आंदोलन के साथ जुड़ने के कारण जहाँ से ये आते हैं वहाँ गोलीकांड हुई, गोवा गोलीकांड हुई, पुलिस भी मारे गए। क्योंकि जंगल का अधिकार किसका, ये सवाल खड़ा हुआ। और जंगल का अधिकार के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा करने का सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो है ट्राइबल। ये लड़ाई चलते रही, आंदोलन चलते रहा। उस समय में कोल्हान क्षेत्र के लगभग 24 गांव, मुझे जहाँ तक याद है, उस समय फॉरेस्ट विलेज से रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर किया गया। उन दिनों की सरकार ने, भारत सरकार ने उसको नहीं माना और उसको फॉरेस्ट विलेज ही कहा, उसको रेवेन्यू विलेज का दर्जा नहीं दिया। आंदोलन चलते रहा। लास्ट में ये जो आप FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट देखते हैं, ये आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि उसमें कहा गया कि जो ट्राइबल के साथ ऐतिहासिक भूल हुई, इसलिए कानून पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है ताकि उससे फॉरेस्ट राइट एक्ट, जंगल का अधिकार जंगल में रहने वाले लोगों का है, और जंगल में रहने वाले लोगों को वो अधिकार के साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि जो फॉरेस्ट एरिया है, जिस रेवेन्यू विलेज के अधीन है, उसको ग्राम सभा को अधिकार दिया जाए, जिसको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट कहा गया।
अब सर, समय की कमी है, थोड़ा हम लोग दर्शकों से भी लेंगे सवाल, लेकिन पहला सवाल, जैसे आप बार बार ट्राइबल वाली की बात कर रहे हैं, हाँ मिल लेता हूँ, क्या ट्राइबल के लिए अलग धर्म कोड होना चाहिए? पहले मधु कोड़ा जी का क्या राय है? देखिए पांडे जी, इसमें ये कहना चाहेंगे कि अलग धर्म कोड का हम भी पक्षधर हैं। इससे इस झारखंड के हमारे जो जनजातीय भाई हैं, वो अपना चाहता है कि हम अपनी परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार, सांस्कृतिक रूप से हमारी एक पहचान हो जाए, तो इसमें कहीं बुराई नहीं है। ठीक है, मुंडा जी की राय क्या है सर? धर्म कोड होना चाहिए आदिवासियों का अलग? देखिए, सबसे पहले आपको संविधान को देखना चाहिए, संविधान क्या कहता है। दूसरी बात यह है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सोचना ही उपयुक्त नहीं है, क्योंकि झारखंड एक प्रांत है, झारखंड देश नहीं है, देश भारत है। भारत में रहने वाले जब सभी जनजातीय समाज का समझ बढ़ा करके भविष्य का रास्ता तय करना चाहिए। इतनी जल्दीबाजी में ये राजनीतिक उपकरण बन गया है और बनाने की आप कोशिश की मिनिस्टर जा हैं, रही मैं है। जानना चाह रहा हूं, मान लीजिए यहाँ तो सरना शब्द है, मान लीजिए दूसरे ट्राइबल भी ये डिमांड कर रहे हैं क्या कि उनका अपना एक रिलीजन होना चाहिए? मान लीजिए झारखंड के लोग तो सरना धर्म कोड चाहते हैं, पर दूसरे ट्राइबल, दूसरे राज्य के या पूरे भारत के ट्राइबल? मैंने आपको कहा ना कि झारखंड में सरना भी कहने वाले लोग हैं, अदर भी कहने वाले लोग हैं। आप अलग अलग जगह में जाएंगे, जैसे सफा होड़ है, वो अपना रिलीजियस कोड मांग रहा है। देश में और भी कई इस तरीके से, आप बूढ़ा देव का एक अलग धर्म कोड की मांग है। तो बाकी देखिए, ये इसको इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, समग्रता में देखना चाहिए। ट्राइबल का जो सेंसस डेटा होता है वो पूरे देश के ट्राइबल का एक डेटा होता है, और उसके आधार पर उसकी पहचान एज ए कास्ट नहीं होती, मैंने कहा ना, एज ए कैरेक्टर होती है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में बेसिक अंतर यही है कि शेड्यूल कास्ट के दृष्टि से आइडेंटिफाइड है विथ प्रोफेशन, और ट्राइबल बाई कैरेक्टर के दृष्टि से आइडेंटिफाइड है। तो पूरे देश के आदिवासियों की समझ, सहभागिता, क्योंकि इसमें दो तीन बातें ध्यान में अवश्य रखना चाहिए लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में समझ बढ़ा करके पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा करना चाहिए। पांडे जी आनंद फानन में इसको पॉलिटिकल आंसर के माध्यम से समाधान मत ढूंढिए। जितेंद्र भैया एक सेकंड, अब रुक जाइए थोड़ा सा, समय सवाल नहीं भैया प्लीज, समय का सब ये है, माफी चाहते हुए एक दो जो हमारे ऑडियंस बैठे हुए हैं, क्योंकि सेशन की खूबसूरती वही है। एक सवाल जल्दी से सनी। सर मुंडा साहब, हमारा नाम नागेश गौड़ा, बेंगलुरु से। हम इंडिया का सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज, मतलब श्रमिक लोग का कंपनी है हमारा। सर छोटा सवाल कीजिए सर, जल्दी से प्लीज। छोटा सा आग्रह है आपसे। ये श्रमिक लोग के लिए आप स्टेट में भी हैं, सेंट्रल में भी हैं, सो आपका क्या विजन है, मतलब कैसा लेके जाना है श्रमिक लोग के लिए? देखिए, बहुत श्रमिक है झारखंड में, बहुत जगह काम करने जाता है, काम करके कुछ लोग वापस आता है, कुछ लोग को कुछ फैसिलिटी नहीं मिलता है, बट एनीवे हम लोग पूरा फैसिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। आपका विजनरी क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस आपसे? देखिए, वर्कर विथ नॉलेज, इस तरह का मैन पावर को क्रिएशन करते हुए क्वालिटी ऑफ लाइफ के आधार पर रोजगार कैसे मिले, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बंधुआ मजदूर के रूप में सोचने का अब 21वीं सदी में कोई स्थान नहीं है। लो कॉस्ट लेबर के माध्यम से हम क्वालिटी लाइफ, उसको रोजगार दे सकते हैं, लाइक ए ऑक्सीजन, कि वो जिंदा रहने के लिए तो भगवान ही, नेचर ही इतना ऑक्सीजन दिया है, और इसी पर चर्चा हो रही है, पर्यावरण पर। अब एक कोविड आया था तो क्या हुआ देश का, दुनिया का, ये सब जानते हैं। तो ये जो विषय है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के दृष्टि से उसको मैन पावर क्रिएशन
कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हो कि उसके पहले के दिनों में क्या था, उनकी दक्षता, काश्तकारी, दस्तकारी, चित्रकारी, कई कार्य होते थे, उस पर उसको होता था। आबादी उस समय कम थी, अब आबादी ज़्यादा है। लेकिन एक बात यह है, जो जहाँ है वहाँ उसको रोजगार के क्या उपाय हो सकते हैं, सरकार की फंडामेंटल दायित्व वो होता है। क्योंकि अब जैसे हम कह रहे हैं कि झारखंड में मिनरल बहुत ज़्यादा है, पर रोजगार के लिए हम भेज रहे हैं कहाँ, महाराष्ट्र। तो भेज रहे हैं, अच्छी बात है, अगर उनकी दक्षता है वो जाए, यहाँ क्यों, अमेरिका जाए, कहीं भी जाए, वो ठीक है। लेकिन यहाँ उसको क्यों नहीं मिल रहा है? जब आप ये कह रहे हैं कि देश का सबसे रिचेस्ट स्टेट मिनरल के दृष्टि से झारखंड है, फिर तो वो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। और उस दृष्टि से सोचा जाना चाहिए कि हम अपने मेन पावर को कन्वर्ज कैसे कर सके, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कैसे कर सके। इस दृष्टि से प्रांतीय स्तर पर सबको सोचना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मैन पावर, क्वालिटी मैन पावर कैसे हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। समय की किल्लत है, आप दोनों मेहमान आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात तो इतना मतलब अच्छा लगा कि लग रहा है कितने घंटे और चल सकते हैं, तो बहुत लंबी हो सकती है। और ये सौभाग्य की बात है कि फॉलोअप के आप लोग आए, दोनों बड़े को तहे दिल से शुक्रिया और अपनी राय भी रखी। इस सेशन की समाप्ति की जाती है, अगला सेशन जल्द शुरू होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलो अप के सभी टीम को धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक आदमी को और पूछना चाहिए ना, एक आदमी पूछ लीजिए, वहाँ दे दीजिए सवाल। अरे एक दूसरों को भी मौका दे देते हैं, तो चलिए पूछिए। नमस्कार। जैसा हम लोग ने बात की कि झारखंड में तमाम खनिज संपदाएं हैं, सब कुछ है, इतना भारी पलायन है, क्यों हमारी सरकार इसको क्यों नहीं समझती कि आने वाले दिनों में झारखंड रोजगार, व्यापार और उद्यमिता का संभावनाओं का प्रदेश बने? कैसे यहाँ पर जो खनिज संपदा आधारित उद्योग का विस्तार हो, ये इसके लिए प्राथमिकता से व्यवसाय और उद्योग को क्यों नहीं समझा जा रहा है हमारे प्रदेश में? ये एक बड़ा विषय है जिसकी चर्चा हमने किया और मैंने बताया आपको कि हमारा मैन पावर प्लानिंग, जैसे हम स्टेट के कार्यक्रमों का योजना बनाते हैं, वैसा ही जनसांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल डेटा के आधार पर हम अगर 25 साल में देखें तो इस सरकार को 25 साल के उपलब्धियों को और कमियों को दोनों को ध्यान में रखते हुए अगला लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि 25 साल पहले 2000 में पैदा हुआ यदि कोई बच्चा बच्ची है तो 25 साल में 25 साल आयु हो गई, तो उस डेटा के आधार पर क्या कह रहा है कि हम 25 साल में माइग्रेशन कितना हुआ, किस लेवल का माइग्रेशन हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमारी क्वालिटी एजुकेशन कितनी हुई, कितने लोग ड्रॉप आउट हुए, ड्रॉप आउट के बाद क्या कर रहे हैं। तो यदि आप पिछले 3 साल यानी 2000 से 2003 तक का डेटा को पब्लिश करके तो एक अनुभव आएगा कि वास्तविक रूप से हमें आगे कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि हर साल एक नया डेटा क्रिएट होगा। उसके बाद 25 साल हो गया, अब 26वां साल, तो उस तरीके से हर साल का डेटा जैसे जैसे आयु पूरा करते वैसे वैसे हमारे मेन पावर के बारे में एनालिसिस करना चाहिए। ये यदि एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर लेबर कैटेगरी के रूप में हम सिर्फ देखेंगे। तो अब 21वीं सदी में ऐसा सोच करके आप नहीं कर सकते। 21वीं सदी में आपको डेटा इस तरीके से बनाना चाहिए कि हम 20 साल पहले हमारे जो पैदा हुए बच्चे हैं उस बच्चे के बारे में हम आज क्या देख रहे हैं। पेड़ कोई लगाता है तो फलदार पेड़, फल देने वाले लायक हुआ कि नहीं हुआ उसका एनालिसिस रिपोर्ट आना चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी, उसमें विफलता हुई सफलता हुई जो भी हो, हमें आगे चलना है, आगे बढ़ना है, आगे काम करना है।
तो इससे घबराना नहीं चाहिए और इस तरह के डेटा के आधार पर काम करना चाहिए। हम डेटा जो बनाते हैं, हम डेटा आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर पर बनाते हैं कि हमने इतना इन्वेस्ट किया, इतना खर्चा हुआ, इतना हमारी खर्चा हो रही है। तो खर्चा तो पैसा बांट के भी हो रही है। पैसा बांट के खर्चा करने से यदि आप उत्थान मानते हैं तो वैसे ही है, जब बच्चा रोता है तो कुछ खिला दीजिए, तो कुछ खिला देने से कुछ देर ही चुप रहेगा, उसका भविष्य तो कुछ नहीं है उसमें। तो इस तरह के चीज़ों पर हमें विश्लेषण करना चाहिए। अब आयोजकों का समय ही कम है, नहीं तो हम और अधिक चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप दोनों का। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हमारे बीच अर्जुन मुंडा जी और मधु कोड़ा जी ने अपना समय दिया, दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। समय बहुत कीमती है कॉन्क्लेव में। और जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in